सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। ब्यूरोक्रेसी मुमलिकत की है या पॉलिटिकल है? पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत बड़ी जंग चल रही है। हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त पीटीआई की हुकूमत है, वो समझती है कि ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो अफसरशाही है, ये किसी न किसी सियासी जमात से वाबस्तगी रखते हैं, जिसकी वजह से उनके काम में हर्डल्स डालते हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ती और मुल्क में करप्शन की वजह भी ये ब्यूरोक्रेसी है। तकरीबन 3000 के लगभग अफसरान की फहरिस्त तैयार है जिन्हें खुदा हाफिज कहना है। प्रियोरिटी पर जिन सूबों के अंदर ये नाम है और कोर्ट्स ने नाम डिस्कस किए हैं, निकाले गए या हुकूमतों ने वहाँ सबमिट किए हैं, सिंध हुकूमत, सिंध सरकार, सिंध के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है वो नंबर 1 पर है। फाइनेंस सेक्रेटरी साहब हों और भी बहुत सारे ओहदों के ऊपर लोग हों, पिली बार्गेनिंग करने के बाद वापस आके बैठे हुए हैं, बहुत सुकून से बैठे हुए हैं। नैब ने गिरफ्तार किया, आपने पैसे बनाए थे, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, हमसे पैसे ले लें, कानून के मुताबिक प्ली बार्गेनिंग कर लें और हमें छोड़ दें। उन्हें छोड़ दिया, सिंध हुकूमत ने दोबारा उनको बिठाया, प्रमोट भी किया, अपनी पोजीशंस पे रखा। कोर्ट में मामला चल रहे हैं, कहा जा रहा है इन लोगों को निकालना है। ये लोग निकलेंगे क्या? हमारे मुल्क में जो ब्यूरोक्रेसी है वो मुमलिकत की ब्यूरोक्रेसी हो सकेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में आई है। वो बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है? पाकिस्तान पे तकरीबन 120 अरब डॉलर का कर्जा है। इमरान खान साहब जब कैंपेन चला रहे थे उस वक्त कहते थे हर पाकिस्तानी 1,25,000 रुपए का मकरूज है। इस वक्त वो पाकिस्तानी 1,75,000 रुपए का मकरूज है। ये पैसा अदा करना है, ये पैसा वापस दिया जाएगा क्या? पाकिस्तान में ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं? तो अपॉर्चुनिटीज सामने आई हैं। पाकिस्तान के पास 2 बड़े आइलैंड्स हैं जिसके ऊपर बार बार कोशिश होती रही है। मैंने कुछ दिनों पहले वहां विजिट किया और बहुत तफसील से लोगों से बात की और इत्तेफाक से मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर भी जब उस आइलैंड को देने की बात की थी, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही थी। अब यह कहा जा रहा है कि वहां पर $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर आ सकती है और आगे बढ़कर ये 100 बिलियन तक जा सकती है, यानी कि पाकिस्तान का कर्जा उतारा जा सकता है। इस पर भी हम बात करेंगे। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मामला, पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है। तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स जिनको उठा के साइड पे कोने में रखा हुआ था, जिनको कहते थे ये खेलने के काबिल नहीं है, वो मैन ऑफ द मैच बन रहे। तो इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुलाम आरिफ साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, वाटर बोर्ड के चेयरमैन MD भी रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं ब्यूरोक्रेसी पर। जो मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर कानून साजी हुई, SLGU बना, उसके अंदर भी उनका बहुत बड़ा रोल था। और ये जो चंद बुजुर्गान ब्यूरोक्रेट्स हैं जो दाई समझे जाते हैं पाकिस्तान में, उनमें से एक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने बात तो बहुत ज़्यादा कर दी है, ब्यूरोक्रेट्स नाराज़ भी हो सकते हैं। आप भी एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं। आजकल तो हाई कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है कि हाई कोर्ट और नैब और क्रिमिनल केसेस वाले अफसरान जो है उनको हटाने का हुक्म है। 500 से ज़्यादा तो सिंध सरकार के ब्यूरोक्रेट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज हैं, सेक्शन ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, MDs हैं, कोई बचता ही नहीं है, कोई बचता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसी तरह से बलूचिस्तान में, इसी तरह से KP में, इसी तरह से पंजाब में है। ये ब्यूरोक्रेसी जो तकरीबन 3000 ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको फारिग करने का फैसला किया। आप कोई बहरान देख रहे हैं? कोई आपको नजर आता है कि जब इतने बड़े बड़े पोस्ट पर रहने वाले जिन्होंने करप्शन किए साबित हो गई वो हटेंगे तो हमारे पास बहरान होगा या कोई रिप्लेसमेंट हो सकती है? और आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर इतनी देर से क्यों स्टेप लिया है? करप्ट आदमी उसको निकाल देते, क्यों नहीं निकाला? देखिए, ये तो बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने मौका दिया है इस मौजू पर बोलने का। सुप्रीम कोर्ट इस पर 2016 में ही फैसला दे चुकी थी और उस 2016 के फैसले के मुताबिक जो लोग प्ली बार्गेन करके आए हैं उन्हें वापस अपनी पोस्टों पर लगाना ही नहीं था, उन्हें नौकरी पर वापस लगाना ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में कहा। 2016 सुप्रीम कोर्ट की बात कोई नहीं मानता क्या? नहीं, अब छोड़ दीजिए इस मौजू पर। अब ये नहीं मैं तबसरा करूं और आप ना करें, लेकिन लोग तो सोचेंगे ना सुप्रीम कोर्ट एक बात कह रही है और सिंध हुकूमत नहीं बात मान रही। नहीं, किसी हुकूमत ने भी नहीं माना और अपने VR वाले और वॉलंटरी रिटर्न वाले भी और दूसरे भी और तीसरे भी सभी को लगा के रखा। देखिए, इससे कोई बहरान पैदा नहीं होगा। अच्छा, जो दूसरे लोग हैं वो इस जगह आएंगे और जब तक ये हटेंगे नहीं उस वक्त तक
दूसरों को नसीहत नहीं मिलेगी। आप क्या समझते हैं प्ली बार्गेन के अंदर अगर एक आदमी ने 50 करोड़ का गबन किया तो वो प्ली बार्गेन कितने पे करके आता है? वो कोई 50 करोड़ दे के नहीं आता है, वो 5 करोड़ दे देता है और 45 करोड़ में अपनी एंजॉय करता है अपनी लाइफ को। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? यानी कि आप चोरी करें, डाके डालें, पैसे मारें और आप प्ली बार्गेनिंग करें, अव्वल तो पहले सेटिंग कर लें, आके सीट पे बैठ जाएं बस। अब सीट पे बैठ के जो खर्च किया था वो निकाल लें, जो दे के आए प्ली बार्गेन का वो निकाल लें आप अपनी वापस, दोबारा सीट पर आकर निकाल लें। और मैं बिला किसी इम्तियाज के बगैर किसी बिला झिझक के और बगैर किसी डर के ये बात आज भी कहता हूं कि अब भी वही काम सारे हो रहे हैं, वही धंधे चल रहे हैं, यानी करप्शन के। यानी मैं रिटायर्ड हूं और मेरा अगर कोई बिल चला जाए तो मुझसे भी पैसे मांगने की बात करते हैं, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? एक भी दोबारा बताइए। आप एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध रहे, आप वाटर बोर्ड के सरबराह रहे, आपका कौन सा बिल जाता है जिस पे पैसे मांगते हैं? मेडिकल, उस पे कितने पैसे मांगते हैं? कौन सा डिपार्टमेंट मांगते हैं? मतलब आधे पैसे मांग लेते हैं, कोई कुछ पैसे मांग लेते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं दिया। अच्छा, सिंध ब्यूरोक्रेसी मांग लेते हैं? हाँ, सिंध की ब्यूरोक्रेसी मांग लेती है। अब मैं किस पर इल्जाम नाम लेकर लगाऊं? इसलिए मैं ये कह रहा हूं ये सारे काम आज भी जायज हैं, और मैं चौंके लोकल गवर्नमेंट के अंदर को डील करता रहा हूं एज ए एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट। मुझे आज भी लोकल गवर्नमेंट के लोग आकर बताते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अच्छा, एक गुलाम आरिफ साहब, एक और चीज़ बताइएगा। ये तो करप्शन की बात हो गई और ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अफसोस होता है कि ये हो रहा है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के मेडिकल के ऊपर सिंध के ब्यूरोक्रेट उनसे कमीशन मांग रहे हैं, नहीं तो बिल अप्रूव नहीं होगा। एक और चीज़, लोग आए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, आके किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंदर आ गए, जम हो गए, उसके बाद प्रमोट हो गए। ग्रेड 5 का आदमी 19 पे पहुंच गया। नोमान अरशद, ये लिस्ट चलाएं जरा। नोमान अरशद साहब हैं, ये ग्रेड 5 के थे डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेंटर के अंदर, वो सीनियर डायरेक्टर म्युनिसिपल सर्विसेज हो गए। 19 पे कैसे आ गया? फिर एक शब्बील हसन साहब हैं, वो कच्ची आबादी में थे, वो 20 ग्रेड में चीफ इंजीनियर कच्ची आबादी। ये लेटर जो चल रहा है, ये सिंध हुकूमत ने कहा है इन लोगों को दोबारा उन पोस्टों पे भेज दिया जाए। ये प्रमोशंस कैसे हो रहे हैं? 14 ग्रेड का आदमी, 5 ग्रेड का आदमी, 11 ग्रेड का आदमी। मुबश्शिर अहमद साहब हैं, सुपरवाइजर 11 ग्रेड में पार्क्स में, वो डायरेक्टर हो जाते हैं और 19 ग्रेड में आ जाते हैं। इसका राज बताइए जरा। देखिए, मैं जहां तक रही कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, मैंने एक मुद्दत तक वहाँ काम किया है। आज एक वो अफसर जो मेरे पास क्लर्क था जी, वो आज डायरेक्टर लगा हुआ है, और दूसरा एक मेरे पास क्लर्क था, वो दूसरे महकमे में डायरेक्टर लगा हुआ है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला। माँ की दुआ है या कोई और काम है? ये कोई और काम है, कोई और काम है। आप कराची के अंदर दुनिया के अंदर काउंटीज जो चलती हैं वो पार्किंग चार्जेस से चलती है। जी हाँ, पार्किंग अमाउंट से चलती है। हाँ। कराची के अंदर पार्किंग अमाउंट का सारा पैसा करप्ट होता है, सारा पैसा जो है अमला खा जाता है, अमले की जेब में जाता है। हाँ। 100% अमले की जेब में जाता है। हाँ। 10% अगर मुश्किल से सरकार को मिलता है। मैं एक दफा फिर एक समझना चाहता हूँ बहुत कॉमन आदमी को। ये एक लिस्ट चल रही है, सामने आ रही है, सिंध गवर्नमेंट की, सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ से है। इसके अंदर बहुत सारे नाम हैं। मिस्टर नजीम अहमद साहब 20 ग्रेड के अंदर काम कर रहे हैं। इससे पहले अनीस काइम खानी साहब, ये पता नहीं कौन से अनीस काइम खानी साहब हैं, ये इंजीनियर हैं 19 ग्रेड के अंदर। ये कोई और है, ये कोई और है। तारिक अजीज साहब हैं, इनका प्रमोशन हुआ। ये शब्बील हसन साहब हैं, ये 20 ग्रेड के इंजीनियर हैं। ये मुझे समझ नहीं आता, 11 ग्रेड से 20, इनकी तो आज की 14 ग्रेड से 21। इनकी तो आज की ताज़ा तरीन खबर ये है। किनकी? शब्बील हसन की। हाँ, आज की ताज़ा तरीन खबर ये है, यानी आज तो छुट्टी का दिन है, कल की ताज़ा तरीन खबर ये है कि ये किसी और जगह काम करते थे, और जो डायरेक्टर जनरल टेक्निकल सर्विसेज थे, क्योंकि 75-85 करोड़ रुपए मिले हैं केएमसी को पेमेंट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को। अब ये किससे पेमेंट कराए जाएं? आया आपसे, आया मुझसे, आया आपसे। तो शब्बील हसन शायद फिट रह गए थे। ये जहां कहीं भी थे उनको हुकूमत के अहकामात के खिलाफ ला के डीजीटीएस बनाया, और जिसको हुकूमत ने डीजीटीएस बनाया था उसे हटा के इन्हें कौन हटा रही है? हुकूमत नहीं कर रही। तो 17 ग्रेड से 20 ग्रेड में प्रमोशन देने के बाद, चीफ इंजीनियर बनाने के बाद 85 करोड़ रुपए की पेमेंट करवानी है।
पेमेंट करवानी है ना, कमीशन लेना है। मनपसंद लोगों को पैसे करवाना लेने है ना, आए तो कौन करेगा? ये कौन करेगा? ये एडमिनिस्ट्रेटर के बगैर हुक्म के तो इधर के उधर लोग नहीं हो सकते। एडमिनिस्ट्रेटर साहब इन्वॉल्व में आपने बहुत बड़ी बात की। मैं सलमान मुजाहिद साहब को प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूं। इन्होंने एक अभी बड़ा मिसाली किस्म का केस लड़ रहे हैं और इस केस ही की वजह से मैं आज ये डिस्कस कर रहा हूं। नहीं तो रूटीन है पैसे लेना, ब्यूरोक्रेसी का प्रमोट होना, प्ली बार करना, दोबारा सीट पे आके बैठ जाना, जेल में जाना, प्रोटोकॉल लेना, दोबारा आना, फिर पोस्ट पे बैठ जाना, फिर प्रमोट होना और फिर पैसे खा जाना, जैसा कि गुलाम आरिफ साहब कह रहे हैं। सलमान मुजाहिद साहब MNA रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, एक मुकदमा लड़ रहे हैं जिनके मुकदमे की वजह से सिंध सरकार के अंदर ब्यूरोक्रेसी के अंदर थरथरी मची हुई है। इनके मुकदमे की वजह से वो लोग फारिग हो रहे हैं, वो अफसरान फारिग हो रहे हैं जो सालों से पैसा खा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले सलमान मुजाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। जरा केस के बारे में बताएं, होने क्या जा रहा है, ये थरथरी आपने कैसे मचा दी है? बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपको और व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली तो ये एक हमारी पार्टी का फ़ैसला था, जिसमें जो पिटिशनर हैं वो हमारे कंवर नवीद जमील भाई हैं, जो MPA हैं और डिप्टी कन्वीनर हैं। मेरा किरदार इसमें फ़ाइल हमने किया है। बेसिकली 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया था इसी हवाले से कि जिसने भी प्ली बार्गेन किया है या जिसने वॉलंटरीली रिटर्न किया है और वो 10 साल के लिए नाअहल किसी भी पोस्टिंग के लिए फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, जिसने प्ली बार्गेनिंग किया है वो नाअहल है। भाई जो करप्ट आदमी है, जिसने कौम का पैसा लूटा है, उस ब्यूरोक्रेट को धक्के मार के निकाल दो। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा डिसमिस फ्रॉम सर्विस आफ्टर फॉर्मेलिटीज वॉट एवर द केस में भी। लेकिन इसके ऊपर फिर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। माइनर पेनल्टीज दे के सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो काम चला दिया और फिर उन्हीं अफसरान को दोबारा से पोस्टिंग भी दे दी गई, प्रमोशन भी दे दिया गया और उन्हीं ओहदों पे लगा दिया गया जहाँ पे उन्होंने करप्शन किया था और करप्शन का पैसा कमाया और फिर उसके प्ली बार्गेन किया। और ऐसे 500 अफसरान हैं माशाल्लाह। और आप देखें कि अंधेर नगरी चौपे टॉर्च वाली बात है। 500 ऐसे हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको निकाल दीजिए जी। सिंध हुकूमत ने उनको रखा, ना सिर्फ रखा बल्कि प्रमोट किया और प्रमोशन दी, ग्रेड पे रखा, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी और अब उनके खिलाफ आपकी पिटीशन पे फैसला हुआ है। क्या फैसला हुआ? इस पे हमने इनिशिएटिव लिया, हम चले गए इसमें पिटीशन पे। चीफ सेक्रेटरी साहब को पहले तो उसमें जो है वो तमाम रिपोर्ट मांगी गई। हमने उसमें चेयरमैन नेप कोई पार्टी बनाया। ठीक है। बहरहाल एक डेट आया था, उसमें जो है वो कोई भी लिस्ट जमा नहीं कराई दी गई। 21/12/2020 को डिविजनल बेंच था 2 रुकनी, जस्टिस नदीम अख्तर साहब और अदनान करीम ख्वाजा साहब ने ये बड़ा तारीखी फ़ैसला दिया कि ऐसे जो हमारा जो CP है, जो पिटीशन है 6027/2020, उसमें कि ऐसे तमाम अफसरान को फिल फॉर मुअत्तल किया जाए ओहदों से और इस मुकम्मल करके उन्हें जो है जो भी इनकी पेनल्टीज़ है उन्हें फारिग किया जाए। इसके साथ साथ साइड बाई साइड एक और पिटीशन चल रही है 5391/2020। पहले मुझे सिंपल बताएं, 50 करोड़ रुपए की करप्शन है। मैं सिंध के फाइनेंस सेक्रेटरी का जिक्र नहीं कर रहा, वो ज्यादा होगी। अच्छा, अब कितने पैसे देने के बाद वो बाहर आ गए? कोई भी साहब कितना, अगर 50 करोड़ की करप्शन है तो नैब के कानून के तहत कितने पैसे देंगे, बाहर आ जाएंगे, दोबारा नौकरी करेंगे, पैसे 5 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे, 5 करोड़ देंगे, जो गुलाम आरिफ साहब बात कर रहे थे। यानी कि आप अगर 50 करोड़ रुपए की करप्शन करते हैं तो नैब कहता है 5 करोड़ रुपए दें, आप क्लियर जाएं, दोबारा नौकरी करें। सिंध हुकूमत दोबारा प्रमोट करके बंदों को रखती है, फिर काम करती है। अच्छा, अब ये सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले की खिलाफ वर्जी हुई, इस पर सिंध हुकूमत के खिलाफ कुछ हो सकता है? एग्जैक्टली, मैंने ये आपको अर्ज कर रहा था कि उस ऑर्डर में ये भी है कि चीफ सेक्रेटरी सिंध से पर्सनली वजाहत तलब की गई, एक्सप्लेनेशन कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल क्यों नहीं किया और इन अफसरान को अब तक जो है कोई भी कार्रवाई करके फारिग क्यों नहीं किया। लेकिन लास्ट डेट पे ये हुआ, लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे एक एडवोकेट हैं आकिल अवान साहब, वो उन्होंने आके अपना वकालतनामा फ़ाइल किया किसी भी रिस्पोंडेंट की तरफ से। तो एक ही दिन पहले जस्टिस अदनान करीम ख्वाजा साहब की और उनकी किसी केस में तल्खकलामी हो गई थी, तो जस्टिस अदनान करीम ख्वाजा साहब ने नोट बिफोर मी कर दिया और केस जो है वो एडजन हो गया। लेकिन उसमें यह हुआ कि कंप्लाइंस रिपोर्ट जो मांगा था सिंध गवर्नमेंट से चीफ सेक्रेटरी, कंप्लाइंस रिपोर्ट आ गई, एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज आए थे, उन्हें जमा कराया। उस लिस्ट में तकरीबन 435 अफसरान ने मुख्तलिफ महकमों के। नाम मालूम है क्या आपको? नाम मेरे जहन में नहीं है क्योंकि मुझे अब तक उसकी कॉपी नहीं दी गई। अच्छा, ये भी मजे की बात है, पिटिशनर को कॉपी नहीं दी जा रही। 435 लोगों के नाम इतना मुझे जब आएंगे तो वो कहाँ रखे जा सकेंगे? नहीं, वो छुपेंगे तो नहीं, जाहिर है वो अफसरान नहीं छुपेंगे, तो सामने आ जाएंगे। अच्छा, उसमें एक चीज़ ये हुई, मैंने कोशिश की, चेयरमैन नेब से डिटेल मांग ली है हाई कोर्ट ने कि आप हमें लिस्ट दे दें कि आपसे कितने अफसरान ने 2000 से लेकर अब तक प्ली बार्गेन किया है, तो बात तो खुल जाएगी। अच्छा गुलाम साहब, कौन कौन बचेगा आपके ख्याल में? आप तो बहुत कम बचने वाले हैं, बहुत कम बचने वाले हैं। सेक्रेटरीज लेवल पे लोग बचेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है
नहीं बचेंगे, ज्यादातर तो नहीं बचेंगे। सिंध के यानी कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज सारे फारिग, बहुत सारे फारिग हो जाएंगे, बहुत सारे फारिग हो जाएंगे। ये खाली सिंध के अंदर ही सूरत हाल है या सूरत हाल पूरे मुल्क में, पंजाब में? मुझे किसी ने बताया कि 3000 के करीब ये ऐसे ऑफिसर्स हैं जो प्ली बारिंग के अंदर, और मुख्तलिफ लॉज फेडरल गवर्नमेंट ने चेंज किए हैं। इवन ये कि बैड कैरेक्टर ऑफिसर को भी निकाल दिया जाएगा। इसकी तशरीह क्या करेंगे? बैड कैरेक्टर ऑफिसर्स क्या होते हैं? क्या मतलब अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं, ज़बान अच्छी इस्तेमाल नहीं करते, लोगों से अच्छी तरह पेश नहीं आते, गालियां गलौज करते हैं? देखिए जी, बैड कैरेक्टर का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है जी, अच्छे किरदार के नहीं। हाँ, शफकत महमूद साहब ने किया नहीं, उन्होंने किया है, लेकिन जो एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन 2020 के, जिसके ऊपर शफकत साहब ने मीडिया गुफ्तगू की थी, जो दिसंबर 11 2020 को नाफिजुल अमल हुए, उसमें लिखा जाता है, इसमें लिखा गया है मिसकंडक्ट जी। मिसकंडक्ट को पहली बार एलाबोरेट कर डिफाइन किया है। लिखा है means conduct prejudicial to good order or service discipline or contrary to government servants conduct rules 1964 or unbecoming of an officer and a gentleman, and includes any act on the part of a civil servant to assert or attempt to assert political or other exterior influence directly or indirectly to bear on the government or any government officer in respect of any matter relating to the appointment, promotion, transfer, punishment, retirement or other condition of service of a civil servant, or having entered into plea bargain under any law for the time being enforced and has returned the assets or gain acquired through corruption or corrupt practices voluntarily। ये दो चीजें इसके अंदर अब डली हैं, और इसके अंदर बैड कैरेक्टर का लफ्ज शामिल नहीं किया गया है। शफकत महमूद साहब ने किस अंदाज से उसको कह दिया उनने, कह दिया मिनिस्टर तो हैं, अब जो बदतमीजी करेगा उसको भी निकाल देंगे। अच्छा, मैं ब्रेक लेने से पहले, ब्रेक के बाद में बहुत अहम मौजू को डिस्कस करूंगा, पाकिस्तान का कर्जा कैसे उतर सकता है। लेकिन अगर हम इन ब्यूरोक्रेट्स को, जो आप पिटीशन चला रहे हैं और आप जिस तरह की तशरीह कर रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स निकल जाएंगे तो कोई बहरान, ऐसा लगता है बहुत बड़ा बहरान आ जाएगा। इतने कीमती ब्यूरोक्रेट है, करोड़ों रुपए बचाते हैं, हर मीटिंग के अंदर तय करते हैं मेरा कितना, आपका कितना, इनका कितना, देना कितना। ऐसे ही है, यही है और क्या है, और है क्या? मीटिंग का मकसद यही है। हाँ, और मीटिंग का मकसद है क्या? नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। आप नहीं, मैं आपको तस्दीक कर रहा हूँ। हाँ, मीटिंग का मतलब यही है, मैं आपको तस्दीक कर रहा हूँ कि इतना बजट है। ऐसी क्या बात है? आपका कितना? मैं एक जगह का नाम नहीं लेता जी, एक जगह का नाम नहीं लेता। एक प्रोजेक्ट था जी, उस प्रोजेक्ट के लिए मेरे एक दोस्त ने, उनका प्रोजेक्ट था, दोस्त मेरी इस तरह हो गई कि उनका प्रोजेक्ट था, वो आए, हमारे थ्रू प्रोजेक्ट उनका हुआ। हमने, वो आज भी हयात हैं माशाल्लाह, और ही इज़ नॉट पाकिस्तानी, पाकिस्तान के ड्यूअल नेशनल हैं। हाँ। तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट लिया और मैं उस प्रोजेक्ट के लिए, मैं उस वक्त रिटायर हो चुका था। उन्होंने मुझे कहा यार मेरे साथ चले, ज़रा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे प्रोजेक्ट को। हाँ, मैंने जाके एक्सप्लेन किया एक बहुत बड़ी अथॉरिटी को जी, एक बहुत बड़ी अथॉरिटी को मैंने एक्सप्लेन किया। वो उस अथॉरिटी ने देख कर कहा अरे गुलाम साहब आए। अच्छा, नहीं आपकी ज़रूरत ही नहीं है, कल आप तशरीफ़ ले आइएगा। आई वेंट नेक्स्ट डे ऑन टू दैट जेंटलमैन जी, एंड व्हाट ही सेड, अरे साहब $1 मिलियन ले आए। हाँ, इतनी सी बात है। मीटिंग का मकसद ये है कि जो बजट है उसमें मेरा कितना, कंसल्टेंट का कितना, कॉन्ट्रैक्टर है उसका कितना, वजीर का कितना, ब्यूरोक्रेट का कितना, और ऊपर कितना देना। आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं किसी और मकसद से। मैं आपको इस दौरान प्रोग्राम व्यूअर्स को और सुनने वालों को और सबको, हुकूमत को, सबको बता दूं कि कितना रुपया K4 पर खर्च कर चुके हैं और कितना करने जा रहे हैं। लेकिन K4 का पानी कराची के शहरियों को कभी भी नहीं मिलेगा। दिस आई एम डिक्लेयरिंग ऑन एयर। आप कह रहे हैं K4 का पानी कराची को, बहरिया को मिलेगा?
किसी को भी महीने को भी नहीं मिला। मैंने तो वापडा का जो जनरल कराची मुजम्मिल है वो कह रहे हैं ये प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, 2023 तक मुकम्मल कर देंगे, अब इसमें कोई कमी नहीं है, सिंध हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो कर लें अपनी जगह बात। अच्छा, वो अपनी जगह बात आप चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा, मैं ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के करीब समंदर में 2 किस्म के जजीरे हैं। तीसरी ट्राई हो रही है पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए। मुशर्रफ साहब ने ट्राई की थी, जरदारी साहब ने ट्राई की थी, इमरान खान ट्राई कर रहे हैं, शिबली फराज ने कल क्या कहा, और मैंने भी वहां उस इलाके का दौरा किया है। आपको क्लिप्स दिखाऊंगा कितना आसान है पाकिस्तान के कर्जे उतारना और क्यों नहीं उतर रहे, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान का कर्ज कैसे उतरेगा? हर पाकिस्तानी चाहता है कि वो और उसका बच्चा, उसके आने वाली नस्लें मकरूज ना हो, पाकिस्तान तरक्की करे। बार बार हम बातें सुनते हैं, हम मुख्तलिफ सियासतदानों से बातें सुनते हैं, कर्ज ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे, इकॉनमी स्ट्रांग हो जाएगी, एक्सपोर्ट हो जाएगी, रोज़गार के मौके होंगे, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन कोई मुस्तनद किस्म का फार्मूला किसी के पास नहीं है। एक बार फिर तीसरी बार ये फार्मूला सामने आया है। सियासत इस पर बहुत ज़्यादा हो रही है। 2 बड़े आइलैंड कराची के पास हैं, DHA फेज 8 से बिल्कुल सामने हैं। चंद रोज़ पहले मेरे बच्चों ने मुझसे कहा, सवाल करते हैं कैसे कर्ज उतरेगा। मैंने सोचा आइलैंड दिखाता हूं, और मैं फिर उनको ना सिर्फ मैंने फेज 8 से सामने से आइलैंड दिखाया, उस आइलैंड को दिखाया जब मैं, मेरा ख्याल है कि आज से कोई 13-14 साल पहले मुशर्रफ साहब ने जब ये पहली बार मंसूबा बनाया था, उस टीम में शामिल था जो उस आइलैंड पे गए। मैं पहले वो छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं कि बेसिकली कितनी आसानी से पाकिस्तान अपना $120 बिलियन का कर्ज उतार सकता है 10 सालों में। $50 बिलियन का तो फौरन उतार सकता है। इमरान खान साहब चाहते हैं, बहुत सारे सनतकार चाहते हैं, सब चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट आ सकती है। मुशर्रफ साहब चाहते थे, जरदारी साहब भी चाहते थे, लेकिन ये होता नहीं है। पीपल्स पार्टी और PTI की लीडरशिप इसके अंदर सियासत कर रही है। लेकिन जरा एक क्लिप देखें मेरा चंद रोज पहले का। फेडरल हुकूमत ने आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का ऐलान किया, ऑर्डिनेंस जारी किया, बहुत सख्त ऑर्डिनेंस था। ऐसा लगता था कि किसी को खातिर में नहीं लाएंगे और यहाँ डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। बहुत बड़े बड़े जजीरे हैं, दुनिया ने छोटे छोटे जजीरों को बड़ा करके बहुत पैसा बनाया है। बड़े बड़े पहले इश्तिहारात आते रहे। मैं जब से इस पे काम करना शुरू किया तो मेरे पास मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट जो है, साबिक वज़रा बाबर गौरी साहब ने रब्ता किया, उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए कि पोर्ट कासिम ने क्या किया था, उस ज़माने में क्या हुआ था, दुबई की कौन कौन सी कंपनियां शामिल थी और हम क्या कर रहे थे। इसी तरह से फिर मलिक रियाज साहब के कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, हम ये सब करना चाहते हैं, लेकिन हर्डल्स हैं। जिस ज़माने में चीज़ें हो रही थी उस वक्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, लोकल गवर्नमेंट को हेड भी कर रहे थे गुलाम आरिफ साहब। क्यों नहीं हो पाता ये गुलाम आरिफ साहब? से बात वही जो आपने भी सियासत की बात कह दी है। हाँ, अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब का ज़माना होता तो उस ज़माने में तो ये कंप्लीट हो जाता, कुछ ना कुछ इसका रिज़ल्ट निकल आता। लेकिन आज जब आप इसको करना चाह रहे हैं तो आज इसके अंदर बहुत सी चीज़ें सवाल पैदा होते हैं। मेरे जहन में एक सवाल आता है, मैं आपसे सवाल करता हूँ। सवाल ये है कि कराची जो कोई 70% कहता है, कोई 60% कहता है, कोई 65% कहता है, पूरे मुल्क का रेवेन्यू जनरेट कर देता है, यानी मुल्क को चलाने वाला कराची है जी। इसको क्या मिला है? डूबना, बरसात हो तो डूबना, टूटी हुई रोडें, बहते हुए नाले, कचरे के ढेर और गंदगी जो है वो जितनी भी कहें आप। डाइवर्ट हो जाएगी बात, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की बात कराची को नहीं मिल रहा, मैं उसी पर आ रहा हूँ। नहीं, अब तो वफाक काम कर रहा है, सिंध हुकूमत भी कह रही है हम रोड बना देंगे, पानी लेंगे। मैं उसी पर आ रहा हूँ। जी जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैं उसी आप ही के इस इशू पर आ रहा हूँ। सवाल ये है कि आप इसकी क्या जमानत देंगे कि अगर ये दोनों आइलैंड आप सिंध बना ले या वफाक बना ले, कराची को क्या देंगे? आखिर आइलैंड तो सिंध के हैं। अभी पहले तो कराची अभी तो सिंध की और वफाक का पंगा चल रहा है, कराची वाले भी अगर इस पे बीच में, और वो ऑर्डिनेंस ही एक्सपायर हो गया जो डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई थी। अब दोबारा ऑर्डिनेंस इशू करें या पार्लियामेंट में लेकर आए या कुछ करें। सलमान भाई साहब, जो गुलाम आरिफ साहब कह रहे हैं, हर कराची वाला सोचता है मैं इतने पैसे देता हूँ, इतना टैक्स देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पाकिस्तान को चलाता हूँ, सिंध के लिए भी पैसे देता हूँ, 90% सिंध के लिए देता हूँ, 70% वफाक के लिए देता हूँ, ना रोड दे रहे हैं, ना पार्क दे रहे हैं, ना बिजली दे रहे हैं, ना सूरज का सिस्टम दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे। खैर वो अलग जंग है। आप ये पटिशन
करें ना ये, इसके अंदर काम जल्दी से शुरू हो। आपकी पिटीशन तो बड़ी मकबूल होती है, तो आप पिटीशन कोई करेंगे इन दोनों जजीरों के ऊपर काम शुरू हो, क्यों रोका जा रहा है? बिल्कुल फैजल भाई, बात यह है कि एक तो सियासत अपनी जगह, और वो कहना कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, ना करेंगे ना करने देंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया इनको जो है डेवलपमेंट बनाने का, डेवलपमेंट करने का। और मैं समझता हूँ जो आपने बात की है कि कर्जा उतर जाएगा पाकिस्तान का, इससे बेनिफिट होगा, बेनिफिशियरी पाकिस्तान ही होगा अल्टीमेटली। कराची को भी इसमें हक मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, और सबको मिलना चाहिए। मछुआरों को सबसे ज़्यादा मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि मैं जब MNA था तो मेरे अंडर में ये मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ये केमा, मनोड़ा, ये वाले डिजाइर थे सारे, और मैं जाता था वहाँ पे। लेकिन अभी जो आपने बंडल आइलैंड का जिक्र किया है, ये हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी आता था। जहाँ तक पिटीशन की बात है, बिल्कुल हम हर उस पब्लिक इशू पे, पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशू पे जो पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए, कराची के लोगों, सिंध के लोगों के लिए हो, हम पिटीशन करने को तैयार हैं। और बिल्कुल ये तो हम अपने तय कर लिया है कि हर पब्लिक इशू पे हम सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होंगे। बहुत ज़बरदस्त आदमी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। आप एक चेयरमैन है हसन बख्शी साहब, बहुत गहरी नज़र रखते हैं। जो इस वक्त बहुत बड़ा एक बूम आया हुआ है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, उसको लाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। हसन बख्शी साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। ये 2 जजीरे हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है अगर यहाँ पे काम शुरू कर दें, बिल्डर्स डेवलपर्स वहाँ पे उतर जाएं, हुकूमत, सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान सौदा हो जाए किसी भी बुनियाद पे, किसी भी तरीके से, तो पाकिस्तान का $120 बिलियन का कर्ज आइंदा 10 सालों में उतर सकता है। पाकिस्तान कई ममालिक से आगे निकल सकता है। किस तरह देखते हैं एज अ डेवलपर, आप किस तरह देखते हैं अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाए, अगर इस पर काम शुरू हो जाए? हसन बख्शी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फैसल, मैं इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने जाऊंगा एज अ बिल्डर डेवलपर, नहीं एज अ पाकिस्तानी। और बहुत इंपॉर्टेंट आपने ये इशू रेज किया। समझता हूँ कि हर चैनल ने, रीशोर्ड चैनल ने ये पॉइंट रेज करना चाहिए और हर किस्म के लोगों को उस पर लेके बात करवानी चाहिए। देखिए, मैं एक आपको बात बताऊं, ये जजीरे दोनों कराची के पड़ोस में है, यानी सबसे ज्यादा डिस्टेंस कराची के करीब है इनका, और ये कराची सिंध में है और सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। और पाकिस्तान के हर हिस्से पे हर पाकिस्तानी का उतना ही राइट है। जैसे इस सिंध के जजीरे पे कोई आदमी अगर लाहौर रहता है तो उसका भी राइट है, और कोई आदमी अगर फर्ज करे मैं यहाँ रहना, कोई चीज निकलती, मेरा राइट है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जहाँ से निकले पहले उस प्रोविंस को उसका फायदा पहुंचना चाहिए। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मुझे एज अ पाकिस्तानी ये बता दें, आप एक्सपर्ट हैं डेवलपमेंट के, अगर ये जजीरे आबाद हो जाएं, इन्वेस्टमेंट आ जाए, आप बिल्डिंगें बनाएं, यहाँ पे तब्दीलियां हों, उसको कनेक्ट कर दें फ्लाईओवर्स के साथ, मुशर्रफ दौर के अंदर ये बात हुई, जरदारी साहब के दौर में बात हुई, क्या पाकिस्तानियों की किस्मत बदल जाएगी इन्वेस्टमेंट आने से, रोजगार के? ये बात ठीक है कि नहीं? मैं इसमें 2 राय नहीं रखता। अगर कलम निकाल दें, ये होना ही है। बाय वी डोंट हैव अ चॉइस। अच्छा। पाकिस्तान की डेवलपमेंट में किसी को कोई इख्तियार नहीं है कि वो मुदाखलत करे। पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की किस्मत तब्दील होने जा रही है, चाहे वो किसी भी मुल्क के किसी भी सूबे से, किसी को कोई राइट नहीं है कि उसमें सियासत करे। इसमें कोई दो राय नहीं है फैसल, कोई इसमें 2 राय नहीं है। ये प्रोविंसेस एडमिनिस्ट्रेटिवली, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल हो। ये हम 22 करोड़ लोगों की आप कह रहे हैं जजीरे एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल हो, वफाक इसे कंट्रोल करे और वो इसमें इन्वेस्टमेंट लेकर आए, जैसा कि वो ऑर्डिनेंस आया था एक आइलैंड डेवलपमेंट, आप उसी को सेकंड कर रहे हैं? जी, मैं इसको कह रहा हूं कि ये हमारे 22 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल का सवाल है। इट डज नॉट मैटर हु कंट्रोल्स इट, ये होना है, whether somebody likes it or somebody does not like it। पाकिस्तान की तरक्की में हमने सबने साथ खड़े रहना है, और जो आके अगर इसमें सियासत करना चाहेगा तो हमें बहुत अलग रखो और इकोनॉमिक्स अलग रखो। बहुत बहुत शुक्रिया हसन बख्शी साहब। पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, हसन के पास भी स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट के तहत बता रहे हैं ये काम होना है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा, सियासत नहीं बढ़ेगी। मैं गुलाम आरिफ साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सलमान मुजाहिद साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये चीज़ें आगे बढ़नी है, लेकिन एक नई डेवलपमेंट जो हुई है, पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, ऐसे नौजवानों को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, कई साल उनको क्रिकेट नहीं खिलाते, और जब उनको क्रिकेट खिलाते हैं तो सबको आईना दिखा देते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? 2 प्लेयर्स हैं जिनको डिस्कस करूंगा मैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में क्रिकेट होना
एक ख्वाब था, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, ये भी बहुत अच्छा लगा। कराची में बहुत मुश्किल से पाकिस्तान टीम हारती है, लेकिन चूंकि अभी रिसेंटली पाकिस्तान बहुत बुरी तरह हारा हुआ था तो कॉन्फिडेंट नहीं थी टीम कि जीतेगी। लेकिन इसमें उस जीत हार से हटकर मैं दो मौजूआत पे बात करना चाहता हूँ। नसीम राजपूत साहब सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, सारी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा कवरेज पाकिस्तान के लिए करते रहे हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। नसीम, दो चीज़ें मुझे बता दीजिए, नोमान अली और फवाद आलम, ये दो प्लेयर जिन्होंने ये मैच जितवाया, इनके करियर के साथ पीसीबी ने ऐसा क्यों किया? हमारा सिस्टम, फैसल साहब, हमारा सिस्टम अगर सही तरह आप बात कर लेते हैं कि जो डिजर्व कर रहा होता है उसको मौका नहीं दिया जाता। दूसरी चीज, हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। जिस नोमान अली की इस वक्त हम बात कर रहे हैं, लास्ट कायदे आजम ट्रॉफी के ये लीडिंग विकेट टेकर थे और इस कायदे आजम ट्रॉफी में भी उनकी परफॉर्मेंस का मेयार बहुत अच्छा था। इससे पहले हम एक और डोमेस्टिक, इनकी उम्र कितनी है नोमान अली की? नोमान अली इस वक्त 34 ईयर्स के हैं। इनको कब खेलना चाहिए था क्रिकेट? ये 10 साल लेट खेले हैं पाकिस्तान के लिए, 10 साल लेट खेले हैं पाकिस्तान के लिए। देखिए, परफॉर्मेंस के बावजूद जो परफॉर्मेंस के बावजूद भी परफॉर्मेंस के बावजूद बाहर थे, उनके 100 के करीब जो है वो उनकी औसत है। इस नसीम, यही फवाद आलम को भी उठा के आपने बाहर रखा, आपने बोला इसको क्रिकेट नहीं आती, इसकी टेक्निक ठीक नहीं, इसको कुछ नहीं पता, और आपने 8 साल के बाद उसको चांस दिया, उसने बल्ला उठा के जो जवाब दिया पीसीबी को। ये दो प्लेयर्स, एक का ताल्लुक सांगड़ से है, दूसरे का ताल्लुक कराची से है, इनके साथ जो ज्यादती हुई है 10 साल और 8 साल, इसका जिम्मेदार किसको कहेंगे? किसको बोलें? इमरान खान को बोलें, पीसीबी को बोलें, सिस्टम को बोलें, किसी लॉबी को बोलें, किसको कहें? जिम्मेदार कौन है सारे सीन का? देखिए, इमरान खान साहब की जो आपने बात की है तो कई सारे ऐसे डिसीजन उनके थे, लेकिन उनके डिसीजन कई बेहतर भी थे। अगर जिस तरीके से उन्होंने टीमों को कर्टेल किया, देखें टॉप क्रिकेट में अगर हम 6 टीमों को देखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड देखते हैं, तो उस लिहाज से ये बेहतर है कि 6 टीमें ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, लेकिन नीचे ग्रास रूट लेवल पे बढ़ा दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो जवाब दिया फवाद आलम ने या नोमान ने, ये पाकिस्तान के सिस्टम को जवाब दिया है। इस सिस्टम में डोमेस्टिक परफॉर्मर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन आप ये इमरान खान साहब को ही क्रेडिट जाएगा कि सिलेक्शन कमेटी जो नई आई है, डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को रिस्पेक्ट दी गई। ताबिश खान कराची का फास्ट बॉलर, 658 विकेट लिया हुआ है, लेकिन वो बाहर है, नहीं आ पाया अब तक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में, लेकिन इस दफा कम अज कम वो टीम का हिस्सा तो बने। नोमान को मौका तो मिला, नोमान इसी नॉर्दर्न के लिए परफॉर्म कर रहे थे, जो अब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बने। लेकिन आप इस वक्त कह रहे हैं इन दो प्लेयर्स को टीम में आना, उसकी वजह आप कह रहे हैं कि जो नई सिलेक्शन कमेटी है, यानी कि मोहम्मद वसीम की सरबराही के अंदर जो टीम बनाई गई है, उसकी वजह से ये हुआ है। देखिए, इससे पहले जितने बड़े नाम थे, चाहे इंजमामुल हक की बात कर लें, चाहे मिसबाहुल हक की बात कर लें, इंजमामुल हक साहब से भी ये कहा जा रहा था कि वो अपने पसंद के खिलाड़ी खिला रहे हैं। मिसबाहुल हक के बारे में भी कहा कि सारी एसएन जीपीएल खेल रही है, लेकिन वसीम के दौर में डोमेस्टिक परफॉर्मर, फैसल साहब मैं आपको बताऊं, कल T20 टीम का अनाउंसमेंट हो रहा है, जो मजबूत कंटेंडर्स है उसमें शर्जील खान जो अभी डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आ रहे हैं, आजम खान, मोइन खान के साहबजादे जो मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, शुएब मकसूद। आप टीम बता रहे हैं क्या? कल की टीम बता रहे हैं? चले बताइए, टीम बताइए। देखिए, मैं जो बता रहा हूँ आपको, उसके अंदर डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को रिस्पेक्ट दी जा रही है। शर्जील, आजम खान, शुएब मकसूद, आमिर यामीन, अम्माद भट्ट, मुझे ये आते हुए लग रहे हैं। इस तरीके से हमने 2 चेंजेस देखी थी इस टेस्ट सीरीज में, और हमने अपनी डोमेस्टिक को इज्जत दी। तो उन ग्राउंड्स के ऊपर जो डोमेस्टिक खेल खेल के थक गए थे, उन्होंने अपने ग्राउंड पे मैच जिता दिया। आपको आपकी प्लानिंग का जो एक फुकदान है वो वाजे तौर पे दिखाई देता है। हमें प्लानिंग का इतना शदीद फुकदान है, हम न्यूजीलैंड में किसको लेके चले जाते हैं और किस तरह अप्लाई कर रहे होते हैं। अब आपको लगता है कि नई जो सिलेक्शन कमेटी है, यहाँ पे प्लानिंग बेहतर है, नताइज मिल गए, 2 प्लेयर्स आपने बाहर रखे हुए थे, वो खेले और टॉपर्स हैं, तो अब नई टीम जो है, नई प्लानिंग कमेटी जो है वो अच्छा काम कर रही है, सिलेक्शन कमेटी अच्छा काम कर रही है? देखिए, अभी तो ये पहला उनका टास्क था, आने वाले वक्त में वो फिर उस सिस्टम का हिस्सा बन जाए जो सिस्टम डोमिनेट करता है मेरिट पे, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। और ये आज से नहीं हो रहा, ये बहुत पहले से हो रहा है। और खास तौर पे मेरा ही सजेशन जरूर है कि एहसान मानी साहब और वसीम खान, देखिए ये डिलीवर नहीं कर सकते, इनकी छुट्टी कर दें, इनकी छुट्टी कर दें, इन 2 की भी छुट्टी कर दें, इनको भी कोर्ट वाले केस में डलवा दें, नए वाले केस पे, कोई इनसे खुश नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब। बेसिकली कंपटीशन के अंदर
जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं उन्हीं को होना चाहिए। ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है। क्रिकेट भी पाकिस्तान के लिए नेशनल इंटरेस्ट है, पाकिस्तानी कौम इसके साथ बहुत जुड़ी हुई है। जब सिफारशी वाली कल्चर आता है तो फिर इस तरह के मनाजिर देखने में आते हैं जो नोमान अली ने और फवाद ने दिखाया, पूरी कौम को दिखा दिया कि हमारे साथ कितने सालों से नाइंसाफ़ी हो रही थी और एक मौके के अंदर उन्होंने साबित कर दिया कि वो कितने अच्छे प्लेयर्स हैं। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।